जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, 7 मई से 23 जून के बीच एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो यूनिक है और जिसके बारे में बात करना ज़रूरी बनता है। अदरवाइज़ मैं गोचर के ऊपर वीडियो करने में बहुत ज़्यादा क्या कहूँ एंथुसियास्ट नहीं फ़ील करता, बिकॉज़ ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति आ रही है वो थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और मंगल राहु प्रत्येक वर्ष एक ना एक बार तो मिलते ही हैं, वो इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार जब वो मिलेंगे तो उनके एकदम सामने 180 डिग्री पर शनि और केतु भी विराजित है धनु राशि में। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा क्या बोल सकते हैं, अंगारक योग जैसा दिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं मंगल राहु योग को कहते हैं। तो फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि ये कॉम्बिनेशन अप्स एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं मंगल उग्रता का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है और राहु भ्रम का कारक है, राहु छल का कारक है। तो गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगाने की वजह से कहीं आपको परेशानी ना हो जाए, इस बात का इस फेस में ध्यान रखना है। फॉर्चुनेटली ये फेस बहुत लंबा नहीं है, 7 मई से चालू होकर 23 जून के मध्य रहेगा। तो इस टाइम पीरियड को कैसे आप यूटिलाइज करें अकॉर्डिंग टू योर लग्न, वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंगल और राहु यदि साथ बैठते हैं तो क्या होता है। पहले जन्म कुंडली की बात करते हैं, फिर आजकल की गोचर पे बात करते हैं। ये 1.5 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे आपके लगन के अनुसार, वो अभी हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये समझते हैं, मंगल राहु योग हो तो क्या नुकसान होता है। नॉर्मली इसे अंगारक योग कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोग आते हैं, इसका फल पूछते हैं कि सर, एस्ट्रोलॉजर ने हमें बताया है कि हमारी कुंडली में अंगारक योग है, तो इसका क्या फल होगा। तो देखिए, अंगार या कोयला जब जल जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, तो उसमें से फ्यूम्स निकलती नहीं दिखती। समझ रहे हैं, उसमें से आग निकलती नहीं दिखती, बल्कि उसके सतह पर ठंडा कोयला जमा हो जाता है। और जब कोई उससे हाथ लगाता है तो पता लगता है कि वो अंदर से कितना गर्म था। इन द सेम वे, मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है और राहु छल का, या यूं कहूं कि माया का कारक ग्रह। ऐसे में मंगल राहु योग जिस व्यक्ति विशेष की कुंडली में है और डिग्री क्लोज है, उनके साथ होता क्या है कि उन्हें अगर किसी बात पर आवेश आता भी है, अगर किसी बात पे गुस्सा आता भी है, तो उसे दिखाते नहीं, वो अंदर पी जाते हैं। वो शो ऑफ नहीं कर पाते अपने गुस्से को सामने कि भैया ये देखो ये क्या किया आपने। अगर सम्मान के मतलब अपमान मिला हो या किसी और घटना से वो दुखी हो, लेकिन वो बताते नहीं, वो अंदर रखते हैं और जब मौका आता है तब बताते हैं। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात आज घटित हो रही है, लेकिन 5 साल बाद जाके वो आपको याद दिलाएंगे कि उस दिन आपने मेरे साथ ये किया था। व्यक्ति सोच रहा होता है, अच्छा उस दिन की बात आज तक याद है, मैं तो भूल गया। तो ये मंगल राहु योग बातों को भूलने नहीं देता। जिस व्यक्ति की कुंडली में हो, उसके साथ अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसको अंदर पी लेता है, अंदर रख लेता है और स्पिल आउट तब करता है जब बोलता है, जब अति हो जाए। तो इस वजह से इसे अंगारक योग कहा गया है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि देखिए, जब आपको क्रोध आए और आपने निकाल दिया, उसको बता दिया, इसके अपने फायदे और नुकसान है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये रहती है कि बात अंदर रहती नहीं। आपने बोल दिया था, बात खत्म हो गई और अब आप आगे मूव ऑन कर गए। लेकिन जब आप अंदर पी जाते हैं, तो जिसको आप 5 साल बाद बताएंगे या 4 महीने बाद उस बात घटना के बारे में बताएंगे, उससे पहले 4 महीने तो आप उसे अपने अंदर रखेंगे ना। एक अप्रिय चीज को अपने बुद्धि में रखना, अपने मन में जगह देना और वेट करना समय का, ये उसको तो बाद में जलाएगा, पहले आपको जलाएगा। कोयला पहले खुद जलता है, बाद में कहीं और आग लगाता है। इसी तरह मंगल राहु योग वालों को सलाह ये दी जाती है कि भाई, अगर
किसी बात पर आपको बुरा लग रहा है, किसी बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसे उसी समय बता दें, जिससे कि परेशानी ना आए। तो ये इस योग का फल है। और अब जो 7 मई से 23 जून के बीच में जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं इस योग का प्रभाव रहेगा थोड़ा बहुत। तो अब हम देखते हैं कि आपके लगन पर इसका क्या फल होने वाला है। पहले समझते हैं कि ये विशेष क्यों है। इस बार ऐसा क्या हो रहा है मंगल राहु की युति जो भाई औरों से इसको अलग कर रही है। तो पहली चीज तो ये है, इसमें 4 क्रूर ग्रह आमने सामने हैं। शनि केतु धनु में चल रहे हैं, मंगल राहु मिथुन में आ जाएंगे। जब कुंडली के क्रूर ग्रहों की बात हो, चारों क्रूर ग्रह आमने सामने तलवारें निकाल कर बैठे हुए हो, तो संभवतः ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये भी समझिएगा कि हम कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि राहु के समान फल देता है और मंगल केतु के समान। अभी है क्या, दोनों ने जैसे अपने पाले बदल लिए। शनि बैठा है केतु के साथ और मंगल बैठा है राहु के साथ, यानी कि दो ऑपोजिट फोर्सेस। अगर शनि राहु साथ बैठते हैं, हम कहते हैं थोड़ा सा दोनों में समानता है, एक जैसा फल देते हैं, धीमी गति से देते हैं और जो जो उसका प्रभाव है वो बताते हैं। अब जब मंगल राहु इधर बैठा हो, शनि केतु उधर बैठा हो, दोनों में आपस में भी नहीं बन रही हो, तो ये स्थिति थोड़ी सी भयावह बनती है। तो वो इस बार थोड़ा अलग बना रही है इस योग को। इसके अलावा बुध की दोनों राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध की 2 राशियां होती है कुंडली में, मिथुन और कन्या। तो जिन जिन की मिथुन राशि है, कन्या राशि है, या ये 2 लग्न है, मिथुन में या कन्या में से कोई लग्न है, या आपके महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली में 3 से ज्यादा ग्रह एक राशि में बैठे हैं, वो भी बुध की राशि हो, तो ये गोचर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो क्या क्या चीजें हो सकती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस समय शनि और मंगल दोनों की दृष्टि बुध की दोनों राशि पर आएगी, क्योंकि शनि धनु में चल रहा है, तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से मिथुन को देखेगा और 10वीं दृष्टि से कन्या राशि को। वहीं मंगल मिथुन में बैठा है और अपनी 4थी दृष्टि से वो कन्या को देखेगा। तो कुंडली में ये एक अलग ही किस्म का माहौल बना रही है। अच्छी बात यह है कि शुरुआती दिनों में, यानी 7 मई से 18 मई के बीच, क्षमा कीजिएगा, मंगल और बुध दोनों ने एक दूसरे के घर में राशि परिवर्तन किया हुआ है। बुध मेष में है और मंगल मिथुन में। इस वजह से शुरुआती दिनों में इस तरह का तनाव रहने की संभावना कंपैरेटिवली कम है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, जब आगे भी अब कभी कुंडली में गोचर को आप प्रयोग करें, तो ये देखें कि जिस घर में 2 क्रूर ग्रह आजकल चल रहे हैं, उसका स्वामी कैसे चल रहा है। अगर उसका स्वामी बली है या राशि परिवर्तन में है या शुभ ग्रहों के साथ है, तो वो जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक अब आप देखने वाले हैं, पहले समझ लीजिएगा। कभी भी गोचर देखे, किसी भी ग्रह का गोचर देखे, उससे पहले जो अब बिंदु आने वाले हैं उनका विचार अवश्य कर लीजिएगा। होता क्या है, गोचर एक सरल विधि है समय की अच्छी या बुरी स्थिति को जांचने के लिए, मापने के लिए। परेशानी ये है कि हम अगर पूरी तरह से गोचर पर ही आश्रित हो जाएंगे, मतलब गोचर देखा और कहते हैं नहीं तुम्हारा समय खराब है, गोचर देखा तुम्हारा समय बहुत अच्छा है, आप देखेंगे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गोचर आपको फल देते। तो किन बातों का ध्यान रखना है? पहले जो अभी आप इस वीडियो में अलग अलग लग्नों का गोचर सुनने वाले हैं, ये लगन पर आधारित है, राशि पर आधारित नहीं है, एक चीज। दूसरा, गोचर जन्म कुंडली के योगों को फलित करवाता है, इस बात को मत भूलिएगा। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में ग्रह बहुत मजबूत अवस्था में बैठे, बहुत राजयोग क्रिएट कर रहे हैं, तो गोचर अगर अप्रिय भी हो तो घटना बहुत बुरी नहीं दे सकता। ये कुछ उस तरह से है जैसे एक गहरी नींव वाला पेड़, गहरी जड़ों वाला पेड़, तूफान आने पर भी वहां पर टिका रहता है। वहीं अगर पेड़ कमजोर हो, जड़ें कमजोर हो, तो तूफान आने पर वो उखड़ जाते हैं। तो जिन कुंडलियों में कुछ नेगेटिव योग है, या यूं कहूं कि कुछ भाव कमजोर हैं, और अभी गोचर ये वाला जो शनि केतु मंगल राहु वाला आ रहा है, तो उनको परेशानी ज्यादा आएगी। अगर आपकी कुंडली में ग्रह मजबूती से बैठे हैं
तो फिर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव कम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये तूफान जो है वो गोचर है, और आपकी नींव, आपकी जड़ें कितनी मजबूत है वो हमें जन्म कुंडली से देखना होता है। यही वजह है कि अलग अलग या यूं कहूं कि एक ही लग्न वाले 4 व्यक्तियों में किसी को कुछ फल मिल रहा होता है, किसी को नहीं मिल रहा होता है, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। कारण यही है कि भाई आपकी पत्रिका में अलग अलग ग्रहों की स्थिति अलग अलग है, तो ऐसे में किसी की कुंडली कमजोर है तो ज्यादा नेगेटिव मिलेंगे, और अगर बली है तो कम नेगेटिव। इसके बाद यदि व्यक्ति की दशा अच्छी हो तो शुभ गोचर का फल अत्यधिक शुभ और अशुभ गोचर का फल क्षीण हो जाता है। समझिएगा, दशा, क्षमा कीजिएगा, कि उपयोगिता गोचर से ज्यादा है। तो पहले दशा पे आइए, देखिए कि दशा किसकी चल रही है। अगर दशा शुभ ग्रहों की है, दशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट की ओर इशारा कर रही है, तो गोचर खराब भी हो तो ज्यादा खराब नहीं करता। तो कहीं पर भी अगर गोचर का फल नकारात्मक बताया जा रहा है और आप चिंता में आ गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर दशा शुभ है तो ज्यादा परेशान ना हो। इसके अलावा मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ जब भी गोचर की करता हूँ कि गोचर केवल एक ग्रह से नहीं देखा जाता। हाँ, जरूर लगन और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है गोचर देखने के लिए, लेकिन बाकी 7 ग्रहों का भी प्रभाव उस पर होता है। जैसे यदि आपकी पत्रिका में मिथुन राशि में या धनु राशि में मल्टीपल प्लैनेट है, तो इस गोचर को ध्यान से सुनिए, इस गोचर के फल को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, या अपने एंड से इस समय थोड़ी सावधानी बरते कि ये समय ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ना देके जाए। समझ रहे? लेकिन अगर आपकी कुंडली में इन 2 राशियों में कम ग्रह है, ये दोनों राशियां बहुत ज्यादा शुभ स्थान में नहीं आई हैं, तो उस स्थिति में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात करते हैं अलग अलग लग्नों की। ये मेष लगन की पत्रिका है। जिन लोगों को नहीं पता है कैसे बताया जाता है कौन सा लग्न है, तो जो अपर मिडल बॉक्स है उसमें अगर 1 लिखा हो, 1 लिखा हो, तो आपका मेष लगन है। अपनी पत्रिकाएं खोलकर आप चेक कर सकते हैं। तो जिन जिन का मेष लगन है उनके साथ क्या होने वाला है आने वाले 1.5 महीने में। पहली चीज तो ये कि आपका लग्नाधिपति तीसरे भाव में गोचर करने जा रहा है, और राहु के साथ। तीसरा भाव पराक्रम का है। पराक्रम के भाव में राहु के साथ युति करना मतलब गलत बात पर अड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आपको वाद विवाद का पता नहीं किस टॉपिक पे करना है और आप बीच में पछड़े में फंस गए। बचिएगा दूसरों के झगड़ों से। जब तक आपके अधिकार क्षेत्र में, आपके जोन में कोई बात नहीं आ रही हो, तो दूसरों के झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो। पहली सलाह आपके लिए ये है। दूसरा, लग्नाधिपति और दशमाधिपति यानी शनि इस कुंडली में दशम और लाभ का स्वामी है, वो भी राहु केतु एक्सेस में है। लग्नेश भी राहु केतु एक्सेस में है। इस वजह से कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। जैसा चल रहा है चलाते रहिए। 23 तारीख बहुत दूर नहीं है, 23 जून, उसके बाद सोचिएगा। और अगर थोड़ा उतार चढ़ाव आए तो इस चीज को झेल लीजिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा शुरुआती दिनों में बुध जो है वो मेष राशि में रहेगा 18 मई तक, 7 मई से 18 मई तक। तो तब तक अप्रिय घटना या नकारात्मक प्रभाव कम रहेंगे। आपका राशि परिवर्तन हो रहा है तीसरे भाव और लगन का। छोटी यात्राओं की संभावना है। ऐसी यात्राओं की संभावना है जिसका फल उस समय ना मिले, थोड़े समय बाद पर प्राप्त हो, उसके चांसेस बहुत हाई है। और दूसरी बात यह है कि नवम भाव का स्वामी फिलहाल गुरु अष्टम में चल रहा है। ऐसी स्थिति में पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। भाग्य बहुत ज्यादा साथ देने नहीं वाला इस समय, तो मेहनत पर ही अपना जोर दें और अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। इस समय एफर्ट ज्यादा करें और फल की प्रतीक्षा थोड़े समय बाद के लिए करें तो बेहतर रहेगा। ये स्थिति बनती है। इसके बाद 18 मई के बाद ये बुध मूव करके आपके दूसरे भाव में आ जाएगा। तो स्थिति यंगर को बॉर्न के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए उस समय बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ लगन की, क्षमा कीजिएगा। वृषभ लगन तब होता है जब लगन में यानी अपर मिडिल बॉक्स में 2 नंबर लिखा हो। इनके लिए गोचर सेकंड हाउस में आ रहा है मंगल राहु का। सेकंड हाउस में मंगल राहु का गोचर आना ये दर्शाता है कि अगर आप अनैतिक काम कर रहे हैं, अनैतिक भी कहना गलत होगा, असंवैधानिक गैर कानूनी काम कोई करते हैं, तो ये गोचर शायद आपको लाभ देके जाए।
18 मई के बाद, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आप कोई असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, तो यह गोचर 18 मई के बाद आपको लाभ दे सकता है। यदि नहीं, अगर आप नैतिकता पूर्वक, नीति पूर्वक चल रहे हैं, तो इस गोचर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिखता है कि समय थोड़ा खराब हो सकता है। सप्तमाधिपति मंगल इस समय दूसरे भाव में गोचर कर रहा है और अपने से अष्टम में गया। राहु केतु एक्सिस में है, शनि की दृष्टि में है, अतः जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा वाणी पर मंगल राहु का प्रभाव, मेरे भाई ध्यान से बात कीजिएगा, अदरवाइज परेशानी आ सकती है। यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि में मंगल राहु का बैठना बुध का कारक भी, वाणी का कारक भी बुध होता है। 18 मई तक किसी भी विवाद में बोलने से बचे, शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके मुंह से निकली हुई बात काफी दूर तक जाएगी। और जैसे कहते हैं कि भाई कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। ये अवधि में आप गड़बड़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे मैंने कहा कि गुरु अभी सप्तम में चल रहा है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अष्टमाधिपति सप्तम में चल रहा है, सप्तमाधिपति अपने से अष्टम है, अतः जीवन साथी की सेहत का, जीवन साथी के साथ तनाव ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। बाकी ये समय जैसा है मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में स्थिति, मंगल राहु दोनों लगन में आ रहे। मंगल इस पत्रिका में लाभ का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में अधिक लाभ के लालच में कोई गलत काम ना करें, अधिक लाभ के लालच में जॉब मत चेंज करें, अधिक लाभ के लालच में जो थाली आपके सामने परोसी हुई है उसको ठुकरा के दूसरी तरफ ना जाए, उसकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि राहु माया का कारक ग्रह है, जैसे कि मैंने पहले कहा, और मंगल यहाँ पर आ रहा है। और कुछ अवधि ऐसी भी होगी जब मंगल राहु के नक्षत्र से ही गुजरेगा, जिसका दशानाथ राहु है, यानी कि आरुद्रा नक्षत्र से गुजरेगा, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। फिर लगन में मंगल राहु, सप्तम में शनि केतु, वैवाहिक जीवन के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी पत्रिका में वैवाहिक जीवन का सुख थोड़ा कम नजर आ रहा है, उसमें थोड़ी परेशानियां हैं, तो ये आग में घी का काम कर सकता है गोचर। इस वजह से इस समय वाद विवाद में पत्नी के साथ या पति के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ ना पड़े, अन्यथा परेशानी आ सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इस समय कन्या राशि पर भी शनि मंगल दोनों की दृष्टि आएगी, यानी चौथे घर पर। तो मंगल, इस बात को समझिएगा, मंगल यहाँ पर कुंडली के चौथे भाव को देख रहा है और चौथे से चौथे यानी सप्तम भाव को देख रहा है। इन द सेम वे शनि भी चौथे घर को देख रहा है और चौथे से चौथे में बैठा है। डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियों का कारण ये बन सकती है। माँ की सेहत का ध्यान रखें। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार 23 जून तक कम से कम दिमाग से निकाल दें, उसके बाद इस बारे में विचार करें। इस कुंडली में मंगल और शनि एक छठे घर का स्वामी होता है, एक आठवें घर का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि आप इस समय पर घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, व्हीकल से संबंधित, पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय ना ले, प्रभु का नाम ले, समय कट जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। शुरुआती दिनों में बुध क्योंकि मेष राशि में रहेगा, तो 18 मई तक कुछ आर्थिक उन्नति होने की संभावना है, कुछ पैसा कहीं से आ सकता है। लेकिन उसके बाद ये बुध मूव कर जाएगा द्वादश भाव में, यानी लग्नाधिपति अपने से 12वें है और तब मंगल राहु लगन में है। समझिएगा इस बात को, लगन में मंगल राहु है, लग्नाधिपति 12वें में गोचर कर रहा है, यानी अपनी दृष्टि अपने घर पर नहीं डाल पा रहा है, तो स्थिति थोड़ी लगन के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद सप्तमाधिपति भी अपने से द्वादश है और छठे घर में है, यानी लगन का मालिक और सप्तम का मालिक दोनों 6, 8, 12 में बैठे हैं, छठे और 12वें में बैठे हैं और वहां पे क्रूर ग्रह हैं। तो जैसे मैंने कहा, ध्यान रखिए वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का जरूरी है। अभी कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन में शनि केतु छठे भाव में चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। छठे घर में क्रूर ग्रह का गोचर शुभ फलदायक होता है। द्वादश भाव में मंगल राहु है
मंगल इस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है। दशम अधिपति द्वादश में गया है, अष्टमेश से दृष्ट है। कार्य क्षेत्र अगेन इस कुंडली के लिए मैं कहूंगा, अगर आपका कार्य क्षेत्र विदेश से संबंधित है तो चिंता की कोई बड़ी बात, कोई ज्यादा बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो इस समय कार्य क्षेत्र में बदलाव ना करें। दूसरा, इस कुंडली में बुध के दोनों घर कुंडली के अच्छे भावों में नहीं पड़ते हैं। एक द्वादश में पड़ता है, एक तीसरे में पड़ता है। ऐसे में उन पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपको ज्यादा अनिष्ट फल देने वाला नहीं है, बल्कि शत्रु पक्ष के लिए को क्षीण करेगा, ये इस कुंडली में नजर आता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि फिलहाल गोचर में सप्तम के स्वामी शनि पर है और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। जीवन साथी उग्र रह सकता है और उसकी उन्नति भी हो सकती है, क्योंकि कुंडली में आपका योग कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट ही करेगा, वो नजर आता है। ये चीज नजर आती है कर्क लगन के लिए, कोई बात बनते बनते लास्ट मोमेंट पे आके रुक सकती है। ऐसी इस बात की संभावना है। 23 तारीख के बाद परमात्मा ने चाहा तो ये स्थिति बदल जाएगी और वो चीज पॉजिटिव टर्न आउट हो जाएगी। तो ये कर्क लगन की बात है। कर्क लगन में ज्यादा परेशानी वैसे नहीं है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में लाभ भाव में मंगल राहु का चलना शुभ फलदायक है और इस मंगल की दृष्टि धन भाव पर भी है और लाभ भाव में खुद विराजित है। वहीं शनि ने भी धन और लाभ दोनों भाव पर अपना प्रभाव डाला हुआ है। टसल अप नजर आती है फाइनेंस को लेकर, जैसे कहीं से पैसा आना है, शनि रोकने का प्रयास कर रहा है, मंगल देने का प्रयास कर रहा है, राहु केतु उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि इस कुंडली में भी ये आता है कि आपके सामने थाली परोस दी गई है, लेकिन आप टुकड़ा तोड़कर मुंह में नहीं डाल पा रहे। समय कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि भाई स्थिति लग रही है अब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, लेकिन वो चीज वैसे एग्जीक्यूट अभी फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें राहु केतु का क्या बोले, एक उसका प्रभाव है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। पर घबराने की बात नहीं है, स्थिति थोड़े समय में परिवर्तित हो जाएगी। 7 मई से 18 मई के बीच लाभ भाव के स्वामी का और नवम भाव के स्वामी का परस्पर राशि परिवर्तन ये भी दर्शाता है कि इस अवधि में आर्थिक उन्नति शुरुआत में दिखेगी होते हुए, क्योंकि थोड़े समय के बाद रुक जाएगी। गुरु यहाँ पर पंचमाधिपति होके चौथे में बैठा है और अपने से द्वादश है और पंचम भाव पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव ये जरूर दर्शाता है कि इस समय संतान संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। जो लोग विद्यार्थी हैं तो उनको विद्या अध्ययन में फोकस करने में परेशानी इस अवधि में आ सकती है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में चौथे घर में शनि केतु विराजित है, जो कि स्वाभाविक है कि बहुत शुभ योग नहीं है। अच्छा, इसमें मंगल का भी उस पर दृष्टि आना, चतुर्थ भाव पे दृष्टि आना राहु के साथ बैठकर स्थिति को और चैलेंजिंग बनाता है। इस कुंडली में शनि और मंगल एक छठे घर का स्वामी और एक 8वें घर का स्वामी है। दोनों ही कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं, दोनों सहधर्मी हैं, दोनों का एक ही धर्म है इस जातक को परेशानी में डालना। ऐसे में स्थिति पारिवारिक जीवन को लेके कष्ट में नजर आती है। सेहत का ध्यान रखें, गुस्सा कम करें, क्योंकि अभी आपका क्रोध बढ़ने वाला है। आपका मंगल दशम में आया है, वो आपके लगन को यानी कि आपके शरीर को, चौथे घर को यानी आपके मन को, और पंचम भाव आपकी बुद्धि को, तीनों के ऊपर मंगल का प्रभाव आएगा। ऐसे में आवेशित होकर निर्णय ना लें, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। थोड़ा शांत रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और कार्य क्षेत्र और पर्सनल लाइफ, इसको लेकर टसल अप नजर आती है, जो आप मैनेज कर लेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में बैठा है तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। शुरुआती दिनों में अष्टम के स्वामी और दशम के स्वामी में राशि परिवर्तन है 18 मई तक। तब तक ये नजर आता है कि कोई रुका हुआ पैसा पीछे जो आपको नहीं मिल रहा था, कोशिश करो, फोन घुमाओ, शायद आपको प्राप्त हो जाए, उसका कुछ अंश आपको प्राप्त हो जाए, उसकी संभावनाएं प्रबल है, तो इसकी कोशिश करना। गुरु जो कि आपके चौथे घर का स्वामी है, अभी अपने से द्वादश तीसरे भाव में है। ये स्थिति दिखाती है कि घर स्थान परिवर्तन के भी योग है, तो वो काफी दिनों से बने हुए हैं। तो हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जहाँ पे घर बदलने की बात हो, शहर बदलने की बात हो, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में शनि केतु
तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों का गोचर शुभ माना गया है। लेकिन नवम भाव में मंगल राहु का गोचर आना, मंगल तुला लगन के लिए सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड बनता है, यानी दोनों मारक भाव का स्वामी मंगल बनता है। ऐसी स्थिति में मंगल का नवम में आना पिता की सेहत के लिए श्रेष्ठकर नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर राहु भी मौजूद है, तो अगर कोई तबियत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो सेकंड ओपिनियन डॉक्टर की जरूर लीजिएगा, कि अगर टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट आनी है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखें, बेहतर रहेगा। शनि इस कुंडली में योग कारक होता है, पंचम आधिपति होता है, और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि, ऑल्दो इट इज अलॉन्ग विद केतु, बट स्टिल इट इज गुड फॉर योर स्टडीज। पढ़ाई के लिए ये फिर भी ठीक नजर आता है। मकान के लिए, जैसे कि इससे पहले कन्या लगन में भी मैंने कहा, आपके लिए भी मुझे कहना होगा कि कहीं ना कहीं बदलाव, चेंज होता नजर आ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। प्लस इस कुंडली में द्वादश भाव पर भी शनि मंगल दोनों की दृष्टि है। ध्यान रखिए, अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वीजा लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ना लगे तो ज्यादा दुखी ना हो, समय जैसे ही खत्म होगा तो परमात्मा ने चाहा तो लग सकता है, वो नजर आता है। और भाग्य आपका अवरोधित फील करेगा 1.5 महीने के लिए, काम बनते बनते रुक सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अन्यथा बाकी सारी चीजों के लिए गोचर ये कोई ज्यादा नकारात्मक नहीं है। हाँ, एक बात और, इस कुंडली में सप्तम अधिपति मंगल होता है, उसके ऊपर शनि यानी योग कारक शनि की दृष्टि ये दिखाती है कि जीवन संगिनी या जीवन साथी की जिंदगी में कोई बेहतरी की खबर सुनने को मिल सकती है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। वृश्चिक लगन में ये गोचर आया है अष्टम भाव में, लग्नाधिपति का अष्टम में जाना, लग्नाधिपति पर शनि की दृष्टि होना, लग्नाधिपति का शत्रु राशि में राहु के साथ होना, ये सारी स्थिति ये दर्शाती है कि भाई आप आने वाले 1.5 महीने में बहुत ज्यादा सुकून तो फील नहीं करने वाले। अगर किसी तनाव की स्थिति में खुद को ढाला जा सकता हो, या आप वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी ऐसे चैलेंजिंग रोल को लेना चाहते हैं, तो इस समय पर ले लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली उस तरफ इशारा कर रही है कि इस अवधि में आप तनावग्रस्त रहेंगे। तो बेटर है खुद ऐसी अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए और उसको एनकैश करने की कोशिश कीजिए। धन भाव पर, परिवार भाव पर शनि केतु का प्रभाव होना बहुत ज्यादा शुभ तो होता नहीं है। साथ ही साथ शुष्क ड्राई रिलेशनशिप दिखाता है कि घर में थोड़ा तनाव रह सकता है। अलग अलग खाना खाना, अलग अलग कमरों में सोना, अलग अलग बातचीत कम होना, वो नजर आता है परिवार में। वाणी स्थान पे शनि केतु का होना ये भी दर्शाता है कि किसी को अप्रिय शब्द आप बोल देंगे, जिसकी वजह से आप व्यथित रहेंगे। प्रयास कीजिए शांत रहे, तो बेहतर है आपके लिए। अच्छा, ये मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर भी है और धन भाव पर भी है। ऐसी स्थिति में धन भाव के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए स्थिति फेवरेबल है, इतना ज्यादा नुकसान की संभावना वहां पर नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है कि धनाधिपति बृहस्पति फिलहाल लगन में गोचर कर रहा है इस जातक के। तो क्योंकि धनाधिपति लगन में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो सेफ्टी और सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन गुरु कहीं ना कहीं स्वाभिमान और अहंकार दोनों को का पोषण करता है। अगर गुरु लगन में है और दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, तो बड़प्पन में आके किसी को चुभने वाले शब्द ना कहें, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। बाकी इस कुंडली के लिए कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। फिलहाल एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बन रही है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम में और अष्टम का स्वामी छठे में है 18 मई तक। तो ये दिखाता है कि आर्थिक रूप से कुछ वहां पर भी प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद बुध की दृष्टि लगन पर आएगी। अष्टमेश होकर लगन पे दृष्टि डालना ये दिखाता है कि उस समय पैतृक संपत्ति का कोई मामला होगा तो उसमें लाभ होगा, अन्यथा उस समय कोई आपको ऐसा कुछ बोल सकता है, या आपका सम्मान जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से आपका सम्मान ना हो, उसकी संभावना है वृश्चिक लगन में। आगे बढ़ते धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में शनि केतु लगन में और सप्तम में मंगल राहु का योग आ गया। पंचमाधिपति का सप्तम में आना और लगन को देखना और 3 क्रूर ग्रहों में प्रभावित होना ये दिखाता है कि संतान को आपकी आवश्यकता हो सकती है।
अगर आपकी संतान कहीं दूर पढ़ रही है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते रहें, अगर आपके साथ है तो कम्युनिकेशन गैप ना आने दे, बात करते रहें। अगर किसी तरह की ज़रूरत उनको है, कुछ डिस्कशन के लिए, कुछ उनकी डिमांड है, तो कोशिश कीजिए कि वो फुलफिल हो। तीसरे का स्वामी लगन में बैठा है और द्वादश का स्वामी लगन को देख रहा है। आपका खर्चा होता नजर आ रहा है इस समय। लग्नाधिपति स्वयं भी द्वादश भाव में गोचर कर रहा है बृहस्पति, ये दिखाता है कि इस समय खर्चे के योग है, उसका आप ध्यान रखें। और बहुत खुश होकर खर्चे करने भी नहीं वाले हैं, बिकॉज अभी जो शनि केतु लगन में वो दिख रहा है कि किसी न किसी टेंशन में खर्चे होंगे। और बुध सप्तमाधिपति होकर पंचम भाव में है। प्रेम प्रसंगों के लिए अगर आप की उम्र कम है और इफ यू वांट टू प्रपोज समवन और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो ये समय ज्यादा अप्रिय नहीं है। बस पंचमाधिपति यानी कि अपने सामने वाले को समझने की आवश्यकता है, ये नजर आता है। सेहत के लिए समय ज्यादा शुभ नहीं है, ध्यान रखिए। और ऐसा कोई रोग जो लंबी अवधि के लिए होता है उस वो होने की संभावना फिलहाल नजर आती है। धनेश का लगन में पीड़ित होना ये भी दिखाता है कि आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके थोड़ा क्रंच फील कर सकते हैं कि अभी स्थिति बहुत ज्यादा खुली हुई नहीं। आइए अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए लग्नाधिपति का द्वादश में मंगल राहु से दृष्ट होना उनकी सेहत के लिए शुभ नहीं है। शनि का द्वादश में जाना और उसके बाद केतु के साथ बैठना पहले ही दिखा रहा था कि मकर लगन में फिलहाल लग्नाधिपति मजबूत अवस्था में नहीं है। अब वहां मंगल की भी दृष्टि आ गई है तो स्थिति थोड़ी और खराब हो रही है। कटु वचन कहने से बचे, आई रिपीट, कटु वचन कहने से बचे, क्योंकि आपके लगन और लग्नेश दोनों पर मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप किसी को कुछ उल्टा बोलेंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि लाभ भाव का स्वामी लगन और लग्नेश दोनों को देखेगा। आर्थिक रूप से उन्नति या कुछ पैसा कहीं से मिलने की संभावना है। चौथे घर का स्वामी छठे घर में आ गया, राहु के साथ आ गया। भाई साहब प्रॉपर्टी ना खरीदे, वाहन ना खरीदे, खरीदे अगर सेकेंड हैंड लेने के लिए जा रहे हैं तो पेपर वर्क प्रॉपर चेक करें, प्रॉपर्टी के पेपर पूरे चेक करें। इस टाइम की हुई डील का बकाया बयाना वापस ना हो जाए, इसकी ध्यान रखिएगा। इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बुध फिलहाल जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी 18 मई तक, 7 मई से 18 मई तक चतुर्थेश और षष्ठेश में राशि परिवर्तन है। ये स्थिति दिखाती है माता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद स्थिति थोड़ी फेवरेबल हो जाएगी। हाँ, अगर मकर लगन के किसी जातक के अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माहौल है और कंपटीशन के लिए जाने की तैयारी चल रही है, तो 18 मई के बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है अगर वो फोकस करे तो। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के लिए लग्नाधिपति लाभ भाव में बैठा था काफी दिनों से और अभी भी चल ही रहा है। उस पर मंगल की दृष्टि, जो दशमाधिपति है, तीसरे भाव का स्वामी है। एफर्ट करने पड़ेंगे अर्निंग के लिए। दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है कि अरे चेंज करना है यार, कुछ अलग करना है, अब बहुत दिन हो गए ये करते करते। इस तरह की संभावनाएं हैं आपकी कुंडली को देखते हुए जो लगता है। तो एक्सपेंशन के बारे में सोचे पर एग्जीक्यूट ना करें, कम से कम 23 जून तक तो नहीं। प्लान बनाइए, प्लान बनाने का कोई नुकसान नहीं है। सर्वे कीजिए, रेकी कीजिए, डिपार्टमेंट समझिए कैसे काम करता है, कैसे काम हो सकता है। प्रोफेशनल चेंज 23 जून के बाद, क्षमा कीजिएगा, आप सोच सकते हैं। लग्नाधिपति का लगन पे दृष्टि डालना आपकी सेहत के लिए समय कोई ज्यादा नकारात्मक नहीं है। द्वादश भाव पर दशमाधिपति की दृष्टि ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर, विदेश में अगर आप कार्य क्षेत्र आपका विदेश से संबंधित है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां से लाभ होने की संभावना है। तीसरे भाव का स्वामी द्वादश को भी देख रहा है, द्वादशेष को भी देख रहा है। शॉर्ट जर्नीज की संभावना बहुत हाई है। इंटरस्टेट हो सकती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो सकती है और बाहर जा सकते हैं। ये संभावनाएं काफी स्ट्रांगली नजर आती है। जो पंचमाधिपति है वो तीसरे भाव में है, तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में है। 18 मई से पहले कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडीज के लिए अगर फॉर्म वगैरह भरने का कुछ ऐसा चल रहा है या आप पत्राचार से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो ये गोचर कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है। और एक चीज और कहूंगा, कहानी को संक्षेप में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस अवधि में होने क्या वाला है कि आप बात को इतना लंबा करके बता सकते हैं कि सामने वाला बात के क्रक्स को ना समझे।
समझिएगा, कुंडली में जिस तरह का योग है वो ये दिखाता है, स्ट्रेट पिन पॉइंट बात करना आपके लिए फेवरेबल है। ज्यादा गोलमोल बात करेंगे तो बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस अवधि में इस बात का ध्यान रखना। बाकी संतान के लिए हाँ, इस समय ध्यान देने योग्य बात है, चिंता का विषय है। 18 मई से 23 जून के बीच ध्यान रखिएगा। और विद्या अध्ययन करते समय इस अवधि में 18 मई से 23 जून के बीच फोकस करने का प्रयास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा रूटीन में आइए, आपको लाभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में लग्नाधिपति आजकल लगन को देख रहा है, तो लगन को तो सेफ गार्ड ग्रह ने कर दिया, लेकिन दशम में शनि केतु को का बैठना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानियों का कारण बन रहा था। अब मंगल का इस पर दृष्टि डालना, मंगल का चौथे में बैठकर दशम को देखना, वो दिखाता है कि ये कुछ समय के लिए प्रोफेशनल जो उतार चढ़ाव है उसको कंट्रोल करेगा, बढ़ाएगा नहीं। एक तो ये चीज। धनेश का चौथे घर में बैठना और चतुर्थेश का धन भाव में बैठना, अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए रखी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी हुई थी, तो कोशिश कीजिए शुरुआत के 10 दिन में 7 मई से 18 तक आप लोगों से कांटेक्ट करके उसको सेल आउट करना है तो सेल आउट, रेंट पे देना है तो रेंट पर देने के लिए प्रयास कीजिए। संभावना बहुत हाई है कि आपको इसी अवधि में कोई ग्राहक मिल जाए। मंगल राहु का चौथे में होना, घर में उग्रता का माहौल रहेगा, तनाव का माहौल रहेगा, किसी के गुस्से की वजह से घर का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, उसका ध्यान रखें। भाग्य स्थान में लग्न का स्वामी चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ये एक मजबूत स्थिति बना रहा है जो इस तरह के गोचर से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उस पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, जीवन साथी के भाव के बारे में हमें विचार मतलब रखना चाहिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए इस अवधि में, बिकॉज इस समय मंगल और शनि दोनों आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और इस वजह से सप्तम पर अनिष्ट कारक प्रभाव, उसके स्वभाव में थोड़ा उग्रता, तनाव रहने की संभावना ज्यादा है, चिड़चिड़ापन होने की संभावना ज्यादा है। तो समझदारी बरतते हुए जीवन साथी के इस व्यवहार को सहते हुए आगे बढ़िए, आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा। तो ये था 12 लग्नों पर इस मंगल राहु शनि केतु के गोचर का प्रभाव। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस बात का जरूर ध्यान देना कि आपकी कुंडली में अगर जिन भावों की हमने चर्चा करी कि वहां प्रभाव नकारात्मक मिल सकते हैं, अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो वो जो नेगेटिविटी की परसेंटेज है काफी कम रहेगी। लेकिन अगर कुंडली में कमजोर है तो आपको उन्हें सेफ गार्ड करना है। अब सेफ गार्ड करने के लिए अलग अलग उपाय हो सकते हैं। प्रभु का नाम, उससे बेहतर तो कोई उपाय है नहीं। उनकी शरण में जाएंगे तो सब कुछ काम अच्छा हो जाता है और बुरी घटनाएं भी आगे चल के अच्छा फल दे देती हैं, जैसा कि हमारे पास कई उदाहरण हैं, कई लोगों की जिंदगी में होता है, तो वो होने की संभावना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर इस तरह के गोचर के वीडियो आपको पसंद आए तो भी बताइएगा, बिकॉज इस टॉपिक को लेके, जैसे मैंने कहा ना, मैं हमेशा संदेह में रहता हूँ कि क्या मुझे इस पर वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि गोचर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें बार बार बताना कि अरे अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं थोड़ा उससे बचता हूँ। मुझे लगता है कि पत्रिका जो मेन जन्म कुंडली है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, गोचर का प्रभाव उसके ऊपर कंपैरेटिवली कम पड़ता है। पर प्रयास था आप लोगों के साथ इस बात को साझा करने के लिए, क्योंकि ये गोचर औरों से थोड़ा हटकर है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित और सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष संबंधित किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए आज बात करते हैं साढ़े साती जिंदगी में कितनी बार आती है और जब जब वो आती है तब तब हमारे लिए